आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम दुर्गेश सर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेक्चर 2, ठीक है। क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है, भूगोल, चैप्टर 1 इकाई 1 का पहला पार्ट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो है लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर पीछे की बात करें तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो आइए आपको एक बार हम वहां भी ले चलते हैं कि क्या क्या अभी तक पढ़ा चुके हैं। तो आपको हम लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब आपका हो चुका है। संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं ना। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उस उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तो ये सब पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर 2 में ना। तो इसका सेकेंड लेक्चर जो है तो आज अभी हम लोग देखेंगे। आइए इसमें क्या है। पहला जो एक प्रश्न आ गया है इसके बीच में कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। क्या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है, मतलब अधिकार होता है, जिसे केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में जो हम लोग बात किए थे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो बताए थे कि मान लीजिए जैसे ये एक समुद्र है, इधर हो गया आपका श्रीलंका ना, मान लीजिए समझाने के लिए कह रहे हैं, और इधर हो गया भारत ना। तो यहां से 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर तक भारत के कब्जे में रहेगा, और इधर से समुद्र के 200 किलोमीटर तक किसका अधिकार रहेगा? तो श्रीलंका का अधिकार रहेगा। और इसके जो बीच का भाग बनता है वही अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो अपवर्जक देखिए, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, यहाँ जो 200 किलोमीटर तक है ना, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है। मतलब अगर इसके 200 किलोमीटर तक किसका आधिपत्य होगा, अधिकार होगा, आधिपत्य मतलब अधिकार, तो भारत का अधिकार रहेगा। और इधर से 200 किलोमीटर तक समुद्र में श्रीलंका का अधिकार रहेगा, जिसे केवल वही बिजली, मत्स्य, जिससे केवल इधर का 200 किलोमीटर तक भारत ही केवल इसका उपयोग कर सकता है, बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है। इसी को क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। ये जो 200 किलोमीटर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 10th का पूरा सिलेबस लेकर आ रहे हैं ज्ञानी बाबा 875 चैनल पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद आप देखिए, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि संसाधन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। फिर पढ़े थे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं ना। तो उसमें जो कौन कौन संसाधन होते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर जो बांटा गया है, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, पहला जो है क्या है? संभावी संसाधन ना। पहला क्या आता है? संभावी संसाधन। दूसरा है संचित कोष संसाधन, और तीसरा क्या है? विकसित संसाधन। चौथा है भंडार संसाधन। तो सभी अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं ना। देखिए, तो पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या है? संभावी संसाधन। किसका? संभावी संसाधन का चर्चा करेंगे। देखिए, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है ना। तो वैसे संसाधन को हम लोग संभावी संसाधन कहेंगे, जिसका कि अभी तक उपयोग नहीं हुआ है,
लेकिन उसके उपयोग होने की संभावना है ना। देखिए वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद तो है, उपस्थित तो है ना, जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है कि हम उसको उपयोग में लाएंगे, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो संभावित संसाधन कहेंगे। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, ठीक है, इसका वहां पर संभावना है लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है, तो इस प्रकार को संसाधन के, इस प्रकार के संसाधन को संभावित संसाधन कहेंगे। अच्छा, आगे है क्या कि संचित कोष संसाधन ना, क्या है, संचित कोष संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है ना। तो संचित कोष संसाधन को क्या कहा जाता है, भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं ना जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे भंडार संसाधन, तो उसी का अंश होता है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है ना, तकनीक के आधार पर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में अभी नहीं हुआ है परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, इसे हम लोग भविष्य का पूंजी भी कहते हैं ना। तो किसको, तो संचित कोष संसाधन को। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है कि विकसित संसाधन, विकसित संसाधन ना। देखिए ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है ना। विकसित संसाधन कहने का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत ना, मतलब उसका सर्वेक्षण करने के बाद उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसकी मात्रा और उसमें क्या क्या गुण है, उसकी क्वालिटी के बारे में निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनके संभाव्यता पर निर्भर है। तो ये जो है क्या हो गया आपका विकसित संसाधन। उसके बाद आता है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडार संसाधन के रूप में देखा जाता है ना। मतलब कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध तो होते हैं ना तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब इसको उपयोग करने के लिए जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो नहीं होता है ना। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडार संसाधन के रूप में ही जानते हैं, बस इसका जो भंडार लगाया जाता है मतलब जमा रहता है। उदाहरण है जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छुपी हुई है ना, लेकिन उच्च तकनीक अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तकनीक का जो है वो अभाव है जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका कौन सा संसाधन हो गया, भंडार संसाधन। इसके बाद की बात करें तो आपके सामने है संसाधन नियोजन। अब देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संसाधन, कहने का मतलब यह है ना किसी वस्तु, प्राणी, जीव, तो उसका जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब बुद्धि से उपयोग करेंगे, वही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है ना, कि किसी भी संसाधन का हम कैसे उपयोग करें। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है ना, प्रथम क्या है, प्राथमिकता है। अब है कि संसाधनों का जो है संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, संसाधनों का क्या संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या हुआ, उसका बचाव
न तो किस प्रकार करेंगे। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है ना। हमारे जो कल्चर है ना, सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण, मतलब बिना बुद्धि लगाए, अविवेकपूर्ण मतलब जिसमें बुद्धि नहीं लगाया गया हो, या अतिशय, अतिशय का मतलब हो गया कि जो बिना काम के अधिक उपयोग इसका करना। अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं ना। अगर किसी संसाधन को हम लोग अविवेकपूर्ण मतलब बिना बुद्धि के या अतिशय बिना कुछ जाने समझे उसका अधिक उपयोग करेंगे ना, विविध प्रकार के, इससे क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। क्या है, संरक्षण की आवश्यकता, उसके बचाव की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यदि संसाधनों का एक नियोजित ढंग से, माने अच्छे ढंग से ना, और विवेकपूर्ण बुद्धि लगा के उपयोग करते हैं तो वही क्या है, संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर आगे की बात किया जाए तो आगे आइए, आप देखते हैं संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम ना। संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो क्या है कि मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ अभियान ना, तो उसके जो प्रणेता या कौन थे, तो आप उसका जवाब दीजिएगा क्या, मेधा पाटेकर। ठीक है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि सुंदर लाल बहुगुणा का किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से ना। चिपको आंदोलन से जो है कौन सा संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। उसी प्रकार है कि वर्षा जल संचयन से संदीप पांडे का वर्षा जल संचयन से क्या है, संबंधित है। ठीक है। अच्छा, एक बात महात्मा गांधी कहे थे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है ना, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं ना। किनके द्वारा कहा गया हुआ है, किनका कथन है, तो ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं ना। किसका कथन है, तो महात्मा गांधी का। तो इसके बाद आगे की बात करें हम लोग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून ना, 3 से कब तक, 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया ना। कौन से जगह पर, रियो डी जेनेरो में किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को कहां किया गया, तो रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ना। कितने, विकसित और विकासशील देशों के लगभग कितना, 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए ना। अभी जो कार्यक्रम 21 है, एजेंडा 21 है, इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम एजेंडा 21 है ये क्या है ना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय, कितने पृष्ठीय, 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इससे इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई ना। एजेंडा 21 के जो खर्च थे, उसी को खर्च के लिए वहन, खर्च को पूरा करने के लिए किसका, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना
की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ना, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है उसके जस्ट कितना, तो 5 साल बाद 92 के बाद जो हुआ था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन वो 1997 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया मूल्यांकन ना, मूल्यांकन का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो इसमें जिक्र है कि प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए, कि प्रथम सम्मेलन जो हुआ तो उससे क्या क्या अच्छे बातें निकले ना, तो उस पर चर्चा करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए ना, ये जो 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे जो है 5+ सम्मेलन भी कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो आगे देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो आपसे यही प्रश्न भी पूछा जाएगा कि +5 सम्मेलन क्या है ना, तो क्या है +5 सम्मेलन, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसे ही +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ ना, मतलब पहला 92, दूसरा 97 और तीसरा याद रखिएगा 2002 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। तो 2002 में कहा हुआ था, देखिए दूसरा जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था और तीसरा जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था, और पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में ना, देखिए आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था ना, कितना, तो पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। लेकिन ये जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्योटो सम्मेलन ना, किसका, क्योटो सम्मेलन का बात हम लोग करते हैं, किसका, क्योटो सम्मेलन। ठीक है, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुई, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो क्योटो सम्मेलन है इसका आयोजन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को किस लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित हुई, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। कितने, 159 देशों ने भाग लिया। आपसे पूछा जाएगा क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो 159 देशों ने भाग लिया ना। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं ना। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस सम्मेलन का एक और नाम बताइए या क्योटो सम्मेलन का एक और नाम बताइए, तो क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस सम्मेलन या के नाम से भी जाना जाता है या पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, वीडियो क्या पसंद आया हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसका जो है इकाई जो 1 का खंड क है उस समाप्त हो चुका है। इसके बाद उसके पाठ से जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उसको हम लेकर पहले आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद
या ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को जरूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।